Hello, Assalamu alaikum. I'm Syed Noman Ali. I'm speaking the topic studies in which we take the topic controlling attention and memory. Confident Student, Chapter 8, Controlling Attention and Memory. And here is a content are concentration. What are the tips of concentration and how we can relax to concentrate. The second content is what are the distractions that can't focus on our desired task. So which type of distractions are there and how we can eliminate, and use a proper study system to eliminate all distractions and make more focus. And the fourth one, the strategies to improve the concentration. कंसंट्रेशन भी एक प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन भी एक डिसऑर्डर है जो कि यूजुअली लोगों को फेस होता है कि many people have a ability to stay focused for one thing at a more length of time, but someone found so much difficulty, वो फोकस नहीं बन, उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती रहती है, वो एक जगह बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहते, उनकी मेमोरी अटेंटिव नहीं रहती, उनका कंसंट्रेशन लूज हो जाता है और वो फोकस नहीं कर पाते अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, अपनी स्टडीज़ के ऊपर स्पेशली। तो ऐसे पर्सनालिटीज़ को हम एक ऐसा डिसऑर्डर कहते हैं जिसको हम एड कह रहे हैं, यानी अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर। क्योंकि इनका फोकस क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों पर होता है और कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हाइपर फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश ट्राई करते हैं, इसकी वजह से उनकी अटेंशन जो है वो लैग कर जाती है और रेस्टलेस होते हैं, थके हारे होते हैं, फेड अप होते हैं अपने आप को, ज़ोर ज़बरदस्ती जबरन काम की तरफ रुजू कर रहे हैं और फेड अप हैं, स्केड्यूलिंग नहीं है, रेस्टलेस काम करते चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, अपनी कुकोज वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, ड्रीमी वर्ल्ड में हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन का शिकार हैं, रियलिस्टिक नहीं होते, मैं दुनिया को बदल दूंगा और ये मैं चांद तारे आसमान तक चला जाऊंगा और ये कोई मुझसे बेहतर कोई नहीं है और जो मेरा आइडिया था सुना कितना बेस्ट था। तो ये इससे वो जो रियलिस्टिक टास्क है वो उस पे फोकस नहीं कर पाते और वो अपनी ख्वाब ख्याली की दुनिया में जाके खो बैठते हैं। तो ये एक डेफिशिएंट डिसऑर्डर है कि उनकी अटेंशन लैक कर रही है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई क्यों है ऐसा, क्यों मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मेरा अटेंशन क्यों लैग कर रहा है, और वो स्केड्यूलिंग और ऑर्गेनाइज वर्क के बजाय वो कहते हैं कि भाई स्पॉन्टेनियसली देखेंगे या जिस तरफ ले जाए रास्तों की मर्जी, तो भाई वो पंछी जहाँ उड़े, हाँ वहाँ परवास, तो स्पॉन्टेनियसली फ्लो के साथ कैसे चलेंगे, अटेंशन होता है, फोकस होता है, कंसंट्रेशन होती है, तो ये उनको लैक ऑफ पैशनेट है, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। और इसी तरह मैं आपको कंसंट्रेशन की अगर हम डेफिनेशन को समझते हैं पहले, वो क्या है। कंसंट्रेशन एक इज़ अ सेलेक्टिव अटेंशन वेयर वी टेक some attention, we make some attention on that event or person, the process of focusing your attention on a specific information while ignoring the other distraction. For example, if you listen that video, you will be completely focused on my words and my visual screens as well as the PPT and the content of the book. You stay focused on it. This one is the concentration. And while you take action to ignore all those distractions. अब distraction क्या है? कोई noise भी create हो रहा है, कोई आपको आवाज़ आके बुला रहा है, या आपको भूख का एहसास आपके अंदर आ चुका है, या आप यू आर इन हरियर कि चलिए वीडियो को फिनिश कर लेते हैं और ये एंड विल कंप्लीट दैट
वीडियो टू टेक सेशन, तो ये आपकी कंसंट्रेशन लैग करेगी। देखो मैं इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ और ये बुक में भी मेंशन है कि मिसाल के तौर पे एक दोस्त जो है वो चाय के लिए बैठा है और वेटिंग पे होता है, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा होता है। तो वो चाय को का एक सिप लेता है, उसको एंजॉय करने के बजाय वो हर एक सिप के बाद वो पेशेंटली देख रहा होता है कि मेरा दोस्त आया या नहीं आया, दे आर वेटिंग पेशेंटली फ्रॉम हिज फ्रेंड, और कि अब मेरा दोस्त आया, शायद अब मेरा दोस्त आया, वो कहाँ रह गया, क्यों रह गया, क्या वजह होगी। अब ऐसे में उसने अपनी चाय को एंजॉय नहीं कर सका। मेरा कहने का मकसद क्या है, जब उसके सामने वो चाय है, टी है, तो वो उसके सिंगल सिप को भी एंजॉय नहीं कर सका, क्योंकि वो फोकस ही नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं, क्योंकि उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हुई है इनटू अदर्स। इसी तरीके से जब एक डाइवर्ट अटेंशन के साथ हम कोई भी काम करते हैं, तो उसके अंदर से जो लुत्फ़ होता है, जो उसके अंदर जो एक मज़ा है, उसके अंदर जो एक अटैचमेंट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और आप इतने बेहोश हैं, इतने हैं अपने आप से अनअवेयर हैं कि इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी लूज़ है कि आपने एक शू ऐसा वेयर किया हुआ है जिससे आपके पाँव में दर्द हो रहा है, इच हो रहा है, लेकिन आपको एहसास ही नहीं है, या आपको कहीं चोट लग जाती है और आपको पता भी नहीं लगता ये कब लगी, कहाँ से लगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो अटेंशन है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट है। क्योंकि जब आप एक कदम उठा रहे हैं, जब आप कोई बात सुन रहे हैं, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप कहीं चल रहे हैं, आप डाइवर्ट हैं अपनी किसी कुकोज़ वर्ल्ड में, कभी ख्वाबों में, इमेजिनेशन के अंदर। तो ये जो कंसंट्रेशन का मतलब है कि राइट टाइम पे आप जिस सिचुएशन पर वेयरएवर यू आर, बी ऑल देयर, बी कंप्लीटली ऑल देयर विथ योर सोल, विथ योर माइंड, विथ योर एनर्जी, विथ योर बॉडी, यू विल बी स्टे देयर। आपके अंदर तमाम तर एहसासात का ज़िंदा होना ज़रूरी है। तो कंसंट्रेशन के लिए देखें, एक वर्ड अटेंशन है, तो दूसरा फोकस है। अटेंशन जब आप किसी तरफ फोकस जब आप किसी की तरफ मुतवज्जह, फोकस क्या है, ये प्रोसेस ऑफ अटेंशन है, प्रोसेस ऑफ फोकसिंग। तो अटेंशन हो, फोकस हो, तो फिर हम अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंसेस भी हमारी लैक इसी वजह से कर जाती है। अब इस टॉपिक को हम रिलेट करें स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी स्टडी में फोकस क्यों नहीं कर पाते, कि उनका एक टारगेट है, गोल है। अब देखें ना, जैसे आप ये डार्ट से आप निशान लगाएंगे तो आपको ये सिंगल पॉइंट, आपका ये टारगेट है ना, लेकिन आप क्या कहीं भी चले जाए, तो फिर इसका मतलब आपकी अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, आपके पास सामने पर्पस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा बस कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे दुनिया में, नहीं तो कुछ भी क्यों, कंसंट्रेशन हो, फोकस हो, टेंशन हो कि व्हाट यू लाइक टू डू। तो अब कैसे इम्प्रूव करते हैं, देखो ये एटीट्यूड आपको जो बुक मेंशन करती है कि आपने पास अपने पास जो है ये 3 A's को आप अपने पास लिख लें अच्छे से। यानी एक तो आपका एटीट्यूड कैसा हो, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि लावाबाली सा बना हो और आप उसको निगलेक्ट कर दें, कम्प्लीटली इग्नोर कर दें। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए toward that work positive, and you have a clear intention to perform this, right? सेकंड क्या, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि आप पार्टिसिपेट करें, क्विज में पार्ट प्ले करें, क्वेश्चनिंग करें, जो पढ़ा उसके रिफ्रेश करें। अगर कोई ऐसा, अब देखें लोग, मैंने देखा बुक रीडिंग करते हैं और बुक रीडिंग करते करते वो गुजर जाते हैं बहुत सारे ऐसे अल्फाजों के साथ जिसके मायने वो नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें अज्यूम कर लिया यहाँ इस बात का मतलब यही था। तो यू विल लर्न नथिंग एट ऑल। जैसे कुछ लोग क्रिश की तरह बुक उठाते हैं और देखते कहते हैं हाँ भाई हमने पूरी बुक पढ़ ली और ये समझ आ गई। तो या फिर एट अ ग्लांस हेडिंग्स को गो थ्रू किया और पूरा एक समरी अपने पास से सपोज कर ली। एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि आप पार्ट प्ले करें, आप उसमें इन्वॉल्व हों, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, मार्क करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, फिर क्वेश्चनिंग लिखें, नोटिंग बनाएं। ये एक आप कहें सर दिस इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग, इसका मतलब आप एक्टिव नहीं है ना। जब आप एक बुक को एक बिल्कुल एक मोशन के अंदर पढ़ते चले जाएं तो थोड़ी देर बाद आपको क्या होगा, हुनूर की नींद सी आनी शुरू हो जाएगी और आपकी कंसंट्रेशन अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। तो अपने आप को एक मोटर मैकेनिक में रखते हैं जिसकी वजह से आपके एक फोकस रहता है। अटेंटिव रहें आप, बिल्कुल अटेंटिव होने के लिए आप रिलैक्सेशन हो, आपकी थर्स्ट, हंगर, ये सब आप फुलफिल कर लें पहले, ताकि किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, एक्टिव लर्निंग हो, यानी आपका पार्ट प्ले होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, 1 वे कम्युनिकेशन। देखिए इवन इवन तो अगर आप जैसे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सुनते हैं, सेशन सुनते हैं, तब भी आप अपने साथ एक नोट पैड लेके बैठें और साथ में अपना डाटा गैदर करें। आप उसकी लेक्चर स्लाइड्स को देखें, बुक
से उसको कंपेयर करें, फिर अपनी नोटिंग बनाएं लेक्चर्स को, रिफ्रेज करें अपनी ओन वर्ड्स में, वट एवर यू हेयर वट एवर यू लिसन। तो ये एक वे है कि हाँ एक्टिव लर्निंग है। लेकिन अगर आप हैंड फ्री लगा के और सो जाते हैं तो फिर थोड़े अरसे तक आप सुनते जाना, आपको कुछ असर नहीं हो रहा, कोई बात आपका कॉन्सेंट्रेशन, यू लूज कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ऑन इट। ओके, अब डिस्ट्रैक्शन क्या होता है सर? हम तो चाहते हैं कि टेंशन बनाएं और हमारा फोकस पता नहीं क्यों नहीं आता। हम तो चाहते हैं जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो हमें भूख लग जाती है, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं हमें कोई घर से आवाज़ लगा लेता है, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं हमारे पास एक फ़ोन बेल रिंग हो जाती है और दोस्त बुला लेते हैं कि चलो यार बहुत ज़बरदस्त मूवी लगी है, चलो यार गॉसिप्स करते हैं। या फिर हम ऐसे ही फेसबुक ट्रॉल करते हैं तो हमें पता लगता है एक नया सीज़न आया है, नई रिलीज़ आ गई है और एक ओहो आज का ये मीम्स आया हुआ है, अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, और फिर एक से दूसरा, तीसरे से चौथा, और फिर हम एक दूसरी दुनिया में जाके बैठे होते हैं। और बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद फिर पता लगता है अरे ये तो मैं ये काम करने बैठा था। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इसको कैसे अवॉइड करें? देखिए सबसे पहला काम तो आप अपने फ़ोन का वाईफाई ऑफ करके बिल्कुल ऑफलाइन करके डाटा को फिर आप बैठें, डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब आप स्टडी कर रहे हैं फोकस करें, कोई तो एक टाइम होगा ना जिसमें आप अपना एक डिसिप्लिन प्लान बनाएं कि कब आपने इसको पॉज करना है। हाँ, अगर आप इसको लर्निंग मोड में लेकर आ रहे हैं, जैसे स्लाइड शेयर के ज़रिए आप स्टडी कर रहे हैं, या आप यूट्यूब के ज़रिए ट्यूटोरियल के ज़रिए स्टडी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग से हेल्प ले रहे हैं, तो ठीक है वो तो आप करें, लेकिन उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि कितना आपने फोकस करना है, यू स्टे फोकस ऑन इट। अच्छा जी, उसके अलावा ओवरलैपिंग ना करें, और बहुत अपने जो आपका सिस्टम है, स्टडी सिस्टम है, वो बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। देखें डिस्ट्रैक्शन की हम बात करें तो देखिए दो तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, एक इंटरनल है। इंटरनल क्या है? आपके अंदर कोई स्ट्रेस है, या आपको और कोई दूसरा मोस्ट अर्जेंट काम करना है, या आप अंदर से नाखुश हैं, स्ट्रेसफुल हैं, फीलिंग सैड है, मूड स्विंग है, आपका डिस्कम्फर्ट है, टायर्ड है। तो ये जो एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे उसको रिजॉल्व करे ताकि आपकी कंसंट्रेशन हो। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो भी आपकी फोकस नहीं बन पाता, तो अब आप उसके लिए एक अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एक सेल्फ मोटिवेशन रखें। क्या वो प्रॉब्लम किस तरह की है, क्या वो रियलिस्टिक है, वो किस हद तक आपको नुकसान कर सकती है। लेकिन 90% प्रॉब्लम जो है वो नुकसान पहुंचा देगी हमें तब तब हम ये सोचते हैं कि ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और एक्चुअल में 10% प्रॉब्लम तो वो कुछ करती ही नहीं है जो कुछ हमने सोचा होता है। तो ये भी एक रूल है, तो हम अपने अंदर जो एक ओवर थिंकिंग क्रिएट कर लेते हैं वो भी हमारे डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस का सबब बनती है। एक्सटर्नली बात करें कि भाई हम विलफुल हैं और हम वी आर स्टे फोकस और हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल हमारे पास कुछ फैक्टर्स नज़र आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गया, आपके पास कोई पावर फेलियर है, या फिर कोई किसी ने बाहर से इंटरप्ट कर दिया, नॉइजी प्लेस हो गई है। तो ये जो सिचुएशंस है, अब ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की, तो आप उसका कोई ऑल्टरनेट प्लान रखें, कोई सूटेबल टाइम चूज़ करें। और ए बी सी क्या, ए टू जी तक अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ए टू जी तक आपके पास प्लान होने चाहिए। जब एक्सक्यूजेस हमारे पास हज़ार हो सकते हैं तो उस एक्सक्यूजेस को ओवरकम करने के लिए ऑल्टरनेट प्लान भी हमारे पास उतने ही होने चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो जो हम एरिया एनवायरनमेंट, स्टडी एनवायरनमेंट जो हम चूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंगली ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। एक ऐसा स्टडी एनवायरनमेंट हम बनाएं जिसमें सबसे पहले तो वो कहते हैं कि लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कहाँ हमें स्टडी करना है, जिसमें हम टायर्ड बोर्डम फील ना करें, सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल करीब करीब हों, ठीक है, जब चाहें हम उसको आसानी इस्तेमाल कर सकें। लाइटिंग हमारी प्रॉपर हो, ठीक है, इतनी डिम लाइट ना कि सो जाएं और ना ही इतनी लाइट हो कि हम जो है वो हमें इच करना शुरू कर दें। रूम टेम्परेचर बेटर होना चाहिए ताकि हम देर तक काम कर सकें, फ्रेशनेस का दार है। फर्नीचर इस तरह से अरेंज करें अपने चीज़ों को, जो आपके सामने स्केड्यूल हो, क्लॉक हो, टाइमिंग हो, जो आपकी नेसेसरी की टूल्स हैं जैसे कि हाइलाइटर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, कीपैड चाहिए, नोट्स, ये सब आपके सामने हो ताकि जब चीज़ों को ढूंढने के लिए आपका टाइम किल ना हो सके। जो आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, उसको सबको आप नोट्स को प्रॉपर तरीके से रखें।
इसी तरह जो आपकी सप्लाईज हैं जिसमें ये सारे टूल्स हो गए, ये सब आपके पास होने चाहिए। उसमें आप की नोट्स रखते रहें और स्टडी करते रहें, और मोटिवेशनल कुछ आप अपने साथ टैगलाइंस लगाएं, कोटेशंस लिखें, कैलेंडर्स होते हैं मोटिवेशनल। तो ये बहुत, ताकि आप जब काम पे बैठें तो आपको पता लगे कि जो स्टडी कर रहे हैं उसकी क्या अहमियत है और ये कितना ज़रूरी है आपके लिए जो आप काम कर रहे हैं। तो इससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती, कंसंट्रेशन आपकी फोकस होती है। और टू डू और लिस्ट तो लोग बनाते हैं, लेकिन आप नॉट टू डू लिस्ट भी बना के रखें कि क्या नहीं करना। तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वो आप यहाँ लिखें कि राइट नाउ आई विल बी नॉट एबल टू टेक। अच्छा जी, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या है? अच्छा, अब जब आप कंसंट्रेट करके फोकस करके अपने प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ स्टडी प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, तो किस तरह से आप स्टडी करें, आपका किस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लर्निंग के लिए। देखें, यू आर रेडीनेस बहुत ज़रूरी है, विलिंगनेस एंड द रेडीनेस। अब वो कैसे शो करेगी? जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर नोट्स, असाइनमेंट, कीपैड्स, ऑल सप्लाइज आर देयर। तो ये आप फॉर्मूला याद रखें RMO का। RMO, RMO क्या है? रीड, मार्क, RMO क्या है? एंड ऑर्गेनाइज। रीड, मार्क एंड ऑर्गेनाइज। ये हमारी एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है कि जो भी कुछ रीड करें उसको मार्किंग करते रहें, हाईलाइट करते रहें, और फिर एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें कि ये हेडिंग कहाँ कवर हो रही हैं। जैसे अभी हमने देखा 4 कंटेंट है और हमने उस 4 कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप कवर किया, और अंडर द हेड, मेन हेड, कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं ये हम इसको हाईलाइट करें, नोटिंग करें, इसको रिफ्रेजिंग करें। तो रीड, मार्क और ऑर्गेनाइज, ये जो RMO सिस्टम है, ये हमारी अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस, जितना वेल ऑर्गेनाइज हमारा डाटा होगा उतने अच्छा मेमोराइज भी होगा और हमारा अटेंशन और फोकस भी बनेगा, हम कंसंट्रेट देर तक कर सकेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा मैसी होगा, चीज़ें बिखरी होंगी, तो ढूंढने में आधी ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी चीज़ों को, और फिर जब आप तैयार होंगे तो फिर आप थक चुके होंगे, या फिर वो मोटिवेशन लेवल नहीं रहता, या फिर आप कहेंगे कि टू मच टाइम इज स्पेंड। ठीक है, रीड विद अ पेन इन हैंड एंड राइट द ब्रीफ डेफिनेशन, और आप साथ साथ लिखते चले जाएं, नोटिंग बनाते जाएं, डिक्शनरी साथ में रखें। अब तो ऑफलाइन डिक्शनरीज आपके पास आ गई हैं, या आप गूगल पे कर सकते हैं ट्रांसलेट करके। तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करें ताकि आपको मीनिंग्स, किसी भी चीज़ को स्किप करके, इग्नोर करके आगे ना बढ़ जाएं उस वक्त तक जब तक आप उस लफ्ज़ के मायने ना। देखिए, वो लफ्ज़ याद ना करें जिसके मायने नहीं पता है, वो लफ्ज़ बोले नहीं जिसके मायने से आप बखूबी वाकिफ़ नहीं है। हमें अल्फाजों का ज़ख़ीरा थोड़ी ना जमा कर लेना है बोलने और लिखने के अंदर। हमने तो वो बात लिखनी और बोलनी चाहिए जो हम समझते हों, जिसके मायने हम बखूबी जानते हों। तो ये हैबिट बना के रखें, ये इसको, वरना फिर ये स्क्रैमिंग में शामिल होगा। ये एक रट्टाफिकेशन है कि आपने उन अल्फाजों को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, मगर वो आपको पता ही नहीं। आपने कोई भी एक नया लफ्ज़ सीखा, उसको ज़बरदस्ती आपने हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। आप देखें, ये सही टर्म्स एंड जार्गन्स हैं, ठीक है? तो ये डिक्शनरी का होना, ताकि उसको आप समझ सकें कि कहाँ यूज़ होगा, ये किस कंटेक्स्ट में है। और अपनी थिंकिंग को मॉनिटर करें जब आप स्टडी कर रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना कंटेंट कवरेज हो रहा है, ओवर तो नहीं हो गए। क्योंकि देखें, जब आप रिसर्च करते हैं तो आप शुरू कहाँ से करते हैं और एंड कहाँ होता है, आपको हर चीज़ लगती है कि शायद ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। और कुछ लोगों की तो बड़ी ख़राब हैबिट होती है कि जब वो रिसर्च करते हैं तो वो इतना सारा डाटा जितना गूगल पे होता है वो सारा अपने सिस्टम पे भर लेते हैं। हालाँकि उससे उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपने माइंड में भरें। डाटा जमा करना नहीं है, मैं बार-बार कहता हूँ, डाटा की एप्लीकेशन है। आज के ज़माने में आपका कॉम्पिटिशन गूगल से है। क्या मतलब? गूगल के पास तो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो इतनी आपके पास है क्या? तो आप कहेंगे, हाँ सर, ह्यूमन हैज़ मोर कैपेसिटी। ओके फाइन। तो क्या आपका मेमोराइज़ेशन का मुकाबला है? जी नहीं। यूटिलाइज़ेशन का मुकाबला है, एप्लीकेशन का मुकाबला है। तो आप अपनी थिंकिंग को मॉनिटर करें कि आप डाटा गैदर करे चले जा रहे हैं या डाटा का यूटिलाइज़ेशन भी जानते हैं आप? क्या आपने अल्फाजों की एक अंबार लगाया हुआ है, बम्बार्डमेंट ऑफ वर्ड्स की हुई है, या उसके प्रॉपर एक्चुअल मीनिंग भी हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एंड वेयर टू यूज दैट वर्ड्स एंड jargons आर देयर, राइट?
तो स्टडी विद अ पार्टनर और ग्रुप, अच्छा ये ग्रुप स्टडी में करने से ये होता है कि एनर्जी रहती है, कंपटीशन रहता है, आइसोलेट इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन इट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट और टॉपिक। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल करने में ज़्यादा बेटर होते हैं, लेकिन कुछ अगर डिस्कशन बेस्ड हैं या कोई कोई अपनी प्रॉब्लम की स्टडी सॉल्व करना है तो वहाँ ग्रुप स्टडी भी इफेक्टिव होती है। अच्छा, ग्रुप स्टडी का एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी एनर्जी होती, उसमें आप जो है वो रिफ्रेश, लेकिन इसके नुकसान भी हैं कि वो ग्रुप स्टडी में वो पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है और जो है वो उसके बाद पढ़ाई एक तरफ हो गई और उसके बाद जो है वो सब बैठे हुए एक मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं। तो ये एक नुकसान भी है। तो ग्रुप में एक्टिव लर्निंग है कि स्टे फोकस करें कि हम क्यों बैठे हैं, क्यों गैदर हुए हैं, हमारा क्या टारगेट है, स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस, और फिर कंप्लीटली अटेंटिव होकर हम अपनी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें। नोट्स कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने कितना समझा, तुमने कितना समझा, और क्या ये वाकई, बल्कि अब तो ब्लॉगिंग होती है, उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि टॉपिक्स में के बारे में लोगों ने क्या क्या बात की है, कितनी की है। आप को सुनने में आपको एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है। और फिर क्विज़ ले लें। अब ये ऑनलाइन क्विज़ेस भी होते हैं, हर टॉपिक को लेके आप अपनी नॉलेज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा टाइम मैनेजमेंट, अब आपने देखा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्विज़ ओपनली ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो यकीनन मिल जाएंगे। फिर उसको आपने अटेम्प्ट किया तो उससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज आपको पता लगेगा, अच्छा हाँ ये मुझे पता है, आई एम अवेयर अबाउट दैट। तो ये जो सेल्फ ऑडिट है, सेल्फ मॉनिटरिंग है, तो इससे आपका अटेंशन बनेगा, कंसंट्रेशन बनेगी, फोकस बनेगा कि हम कितना अचीव कर लिया और कितना रह गया। ये जो वेटेज है ना कि 10% अचीव कर दिया, 20% कर दिया, और मैंने जितना अचीव किया उसमें से जो है वो कितना रिमेनिंग है, ये जो इवैल्यूएशन है ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इस तरह से आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करें और अपनी कंसंट्रेशन और अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखें, जो हमने मेमोरी में भी देखा था कि रिटेन, रिकॉल और रिटेन, रिकॉर्ड एंड रिकॉल। ठीक है, प्रॉपरली डाटा को रिकॉर्ड करें, उसको रिटेन करें इन अ प्रॉपर मैनर, और वक्त आने पे उसको राइट टाइम पे आप क्या कर सकें, रिकॉल कर सकें। और अगर आप अटेंशन नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं, तो फिर क्या वजह होती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये हम आपको एक रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि आप चीज़ों को रिमेंबर करें एक ट्रिक के साथ, टेक्निक के साथ। ओवरफ्लो इंफॉर्मेशन ना हो, सिस्टमेटिक हो, सिंक्रोनाइज करें अपने डाटा को, रेगुलरली रिव्यू करें, जिससे आपकी अटेंशन फोकस रहेगी, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। अपने आप को रिलैक्स मोड में रखें, जबरन ना करें, फिजिकल एक्टिविटी भी साथ साथ परफॉर्म करते रहें ताकि अटेंटिव रहें, और ना सिर्फ और सिर्फ एक जेस्चर के साथ एक मोड में आप जो है वो यू फील बोर्डम, और आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है। मिनोमिनिक यूज़ करें, एक्रोनिम यूज़ करें, की टर्म जिसे कहते हैं आप, जैसे एड आज आपने पढ़ा तो आपको याद रहेगा कि एड से मुराद क्या था, जो है वो अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, हमने प्रीवियसली पढ़ा ग्रैप, GRAP, ग्रैप, तो गोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनालिसिस एंड द बैलेंस। तो ये जो की टर्म्स हैं, एक्रोनिम्स हैं, ये हमें हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को मेमोराइज करने में, और हमें पता लगता है कि हम कितने फोकस थे, कितने अटेंटिव थे। चीज़ों को एसोसिएट कर दें, रिलेट कर दें ताकि याद रख सकें, अटेंटिव रहें। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे बोर्डम फील नहीं होता। अगर आपके पास कलरफुल बुक्स हों, इमेजेस के साथ स्टडी कर रहे हैं, कलरफुल एनिमेशंस के साथ आपने वीडियो क्लिप देखे हैं, तो ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। वरना तो आप खाली आवाज़ सुन के तो बोर भी हो जाएंगे, और अगर आप खाली रीडिंग करते जाएंगे तो भी यू फील बोर्डम। लेकिन जो विजुअल इमेजेस होती हैं, विजुअलाइजेशन है, ये हमें और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है, अपनी तरफ अटेंशन करती है। आपने देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बड़ी खबर, फौरी खबर, तो वो उसको हाईलाइट करते हैं, जूम करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो क्या अटेंशन गैदर करने के लिए। तो आपको भी जब आप स्टडी करें तो आपको अटेंशन गैदर करने के लिए आप एक कलरफुल हाइलाइटर्स, नोट्स खूबसूरत से, उसके बाद उसके सेगमेंटेशन बनाएं, प्रॉपर पीपीटी पर रिवीजन के लिए आप नोट्स बना लें, ताकि वो याद करने में रहे। अगर आपने कहीं नोट्स टाइप किए हैं तो उसको कंपोज कर लें प्रॉपर वर्ड पे। तो इस तरह से जो है वो अट्रैक्टिव टास्क रहेगा, तो जिसमें आपको बोर्डम फील भी नहीं होगा, और जो है इस तरह मेमोराइजेशन भी हो जाएगी। और जो इररेलेवेंट डाटा है उसको आप जो है वो डंप कर दें। और एक पॉइंट जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, स्लीप वेल, स्लीप वेल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैटमैन कैट वुमेन बने रहेंगे, रात भर जागेंगे, दिन भर जो है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। यानी आपकी विल तो है लेकिन आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगी। रिमेंबर दैट अ हेल्दी माइंड प्रेजेंट इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आपका डाइट प्लान प्रॉपर नहीं है, आप अगर आप स्लीप वेल नहीं कर रहे, तो ह्यूमन वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्टे फोकस, स्टे अटेंटिव इफ you concentrate on your health as well. So a healthy mind present in a healthy body, I told you. So keep remember that, और जो अपनी कंसंट्रेशन को लूज ना करें और फोकस रखें। सो दीज आर द टॉपिक। और हमने क्या कुछ पढ़ा, एक बार हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। हमारा जो कंटेंट था, हमारा टाइटल था कंट्रोलिंग अटेंशन एंड मेमोरी, और ये 4 कंटेंट्स हमने कवर किया आज। सबसे पहले कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि स्टे फोकस, प्रोसेस ऑफ फोकस एंड सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन, और फ्रॉम दैट फोकस एंड अटेंशन we ignore all those distraction when we perform some task। ठीक है, जब हम रीडिंग करें तो हम इधर उधर की सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें। ठीक है, अब आप एट अ टाइम जो है ये वन वर्क एट द वन टाइम, इस तरह जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको इग्नोर करें, एलिमिनेट करें, अब वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इसी तरह एक प्रॉपर स्टडी सिस्टम यूज़ करें। स्टडी सिस्टम क्यों यूज़ करें? जिसमें आपकी प्रॉपर लाइट हो, लोकेशन हो, ताकि आप कंसंट्रेशन बना सकें। वरना आप थोड़े ही अरसे में बोर हो जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन लूज नहीं हो जाती है, फोकस नहीं कर पाते। तो आप प्रॉपर स्टडी सिस्टम बनाएं जिसमें आपको मेहनत एफर्ट ज़्यादा ना हो, सब चीज़ आपके अराउंड हो, अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, और उसको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाएं अपने इस लर्निंग को। उसके लिए हमने डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज देखी। वो स्ट्रेटजीज क्या थी? ए यानी अटेंशन रहें हम, और अटेंटिव रहें हम, एक्टिव लर्निंग यूज़ करें हम। तो ये सब क्यों है? इसलिए ताकि कंसंट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए और हम अटेंटिव रहें और फोकस है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को है, और हमने बताया कि ये डिसऑर्डर कहलाता है। इसका नाम क्या बताया? ADD, यानी आपके सामने है यहाँ पे अटेंशन डिफिशिएट डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आप अपने वर्क में, टास्क में कंसंट्रेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, आपके अंदर कोई ना कोई लैकनेस है। So that's all about this topic. I hope you will be understand well, and inshallah we will be meet in the next lecture. Uh, Keep focus, stay connected, be attentive, and listen the lectures carefully. I hope we will be inshallah in the next lecture. Allah Hafiz. Take care, all of you.